हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास कंस्ट्रक्शन मैनेज की सेकंड क्लास है। आज हम लोग लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने क्लास 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे चैप्टर नंबर 1 के। आज हम लोग चैप्टर सेकंड जो हमारा चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। जो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अनुसूचन शेड्यूलिंग के समय अनियंत्रित कारणों से अवधि में कितनी छूट रखी जाती है। ठीक है, पहला यहाँ पे शेड्यूलिंग क्या होता है, किसी भी काम को जब हम शेड्यूल करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट जो हमारा है उसको हम शेड्यूलिंग करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं, टाइम बाउंड करते हैं, कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, शेड्यूलिंग कहते हैं। ठीक है, तो शेड्यूलिंग के समय अनियंत्रित कारणों से अवधि में कितनी छूट रख जाती है। अगर मान लीजिए किसी कारण से की वजह से टाइम डिले हो रहा है प्रोजेक्ट, तो उसमें कितना छूट दिया जाता है। तो कितना छूट दिया जाता है, आइए यहाँ पे पहला 5-10% दिया जाता है, 10 से 20% दिया जाता है, 15 से 20% दिया जाता है, 20 से 25% दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है 10 to 20% छूट दी जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, 10 to 20% होगा। ये क्वेश्चंस आप लोग नोटबुक में अपनी नोट कर लीजिए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइनल वित्तीय अनुसूची फाइनल शेड्यूल का प्रावधान किस लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ फाइनेंशियल की बात चल रही, मतलब पैसों की बात चल रही है। तो देखते हैं क्या है, अतिरिक्त व्यय की स्थिति से अवगत करने के लिए या भी अतिरिक्त समय की स्थिति से अवगत करने के लिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे दोनों ऑप्शंस होगा, क्योंकि फाइनेंशियल शेड्यूल में क्या होगा, अगर मान लीजिए पैसा जो है प्रोजेक्ट में क्या हुआ, डिले हो रहा है, या फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही, पैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो वहाँ पे उसके लिए एक फाइनेंशियल अनुसूची हो, उसमें बताया जाता है। अगर पैसे अतिरिक्त वह प्रोजेक्ट को, जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख का प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या है, थोड़ा 1 लाख से 1.5 लाख रख रहा है, 1.5 लाख पैसे लग रहे हैं, तो उसमें क्या है, अतिरिक्त व्यय की स्थिति होगी। ठीक है, अतिरिक्त समय की स्थिति से अवगत करने के लिए। और अगर प्रोजेक्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, जब प्रोजेक्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा। और अगर माना कि हमने 1 लाख का प्रोजेक्ट है, 1 लाख से ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, फाइनेंशियल शेड्यूल का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन दोनों होगा, सी, दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्या है हमारा, अनुसूचन शेड्यूलिंग में विभिन्न संक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक अवधि का अनुमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे संक्रियाओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, संक्रियाओं का क्या मतलब, कौन कौन सी एक्टिविटी प्रोजेक्ट में हमारी चल रही हैं। जैसे कि मान लीजिए फाउंडेशन खुदाई का काम चल रहा है, फिर आरसीसी का काम चल रहा है, फिर ब्रिक वर्क का काम चल रहा है, तो और फिर इसके बाद प्लास्टरिंग का काम चल रहा है, प्लास्टरिंग के बाद फिर पेंटिंग का काम चल रहा है। ये सब किस में आ जाएगा, एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटी हैं उसमें। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, पहला अनुभवी सुपरवाइजर एवं ठेकेदार द्वारा अवधि का ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर अनुभवी सुपरवाइजर है या ठेकेदार है, तो वो अवधि का टाइम बता सकता है कि ये प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, बी क्या है, मशीनों एवं संयंत्रों को प्रति घंटा कार्य की अवधि एवं पहले बनाए गए निर्माण के रिकॉर्ड की सहायता से जो वहाँ पे मशीनें यूज हो रही हैं, तो उस प्रोजेक्ट में तो उसका प्रति घंटा एवरेज कितना निकल रहा है, कितना वो काम करके दे रही हैं, उससे भी पता लगाया जा सकता है। और भारतीय मानक 727 के अनुसार निर्माण समय का अनुमान भी लगाया जा सकता है। जो हमारा भारतीय मानक है, ये कोड है 727, इसके अनुसार भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, डी। तो यहाँ पे कौन सा, पहला भी सही होगा, हमारा पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा, उपरोक्त सभी। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा क्या है, निर्माण में से कौन सी अनुसूची संभावित निर्माण अवधि का आकलन करने के लिए
प्रयोग होती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, निर्माण में से कौन सी अनुसूची संभावित निर्माण अवधि का आकलन करने के लिए प्रयोग होती है। तो यहाँ पे सामग्री अनुसूची नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सामग्री मटेरियल, ये इसमें तो क्या है, मटेरियल की डिटेल्स होगी। ठीक है, तो इससे मटेरियल से तो हमें नहीं पता चल सकता कि हमारा आकलन हम नहीं लगा सकते निर्माण अवधि कितना लगेगा। श्रम अनुसूची, इससे भी नहीं लगा सकते लेबर से। निर्माण अनुसूची, जो हमारा प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें सारी डिटेल होगी, सारी डिटेल दिया रहेगा कि प्रोजेक्ट को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, किस किस स्टेज पे कैसे हम काम करेंगे, इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे लिखी रहेगी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसे हम बोलते हैं निर्माण अनुसूची। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? निर्माण अनुसूची। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्माण अनुसूची के लिए बार चार्ट का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, निर्माण अनुसूची जब हम बनाते हैं तो उसके लिए शेड्यूलिंग जो करते हैं, शेड्यूलिंग को सबसे पहले जो हम किस नाम से हम जानते थे? बार चार्ट के नाम जानते थे। और इसको सबसे पहले किसने बनाया था? उसका क्या नाम है? उसका नाम है हेनरी एल गैंट्स। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाम याद रखना, तो इससे आप लोगों का हो जाएगा। हेनरी एल गैंट्स के नाम से बार चार्ट का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्ट का अर्थ क्या होता है? पर्ट का अर्थ होता है, पर्ट का यहाँ पे हमें क्या बताना है? पर्ट का फुल फॉर्म बताना है। पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिलीज टेक्निक, गलत। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रेशियो टेक्निक, गलत। प्रोग्राम इक्वलाइजेशन रिव्यू टेक्निक, गलत। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक पर्ट का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्य की प्रगति एवं विलंब का पता लगाने के साथ किससे लगाया जा सकता है? ठीक है, देखिए हमारे पास सबसे पहला मेथड जो था हेनरी एल गैंट ने दिया था। कौन सा मेथड दिया था? बार चार्ट दिया था। बार चार्ट दिया था। तो बार चार्ट में क्या होता था? बार चार्ट का एक देखते थे। बार चार्ट में जो वाई एक्सिस में हम क्या लेते थे? एक्टिविटी बनाते हैं, और यहाँ पे हम ड्यूरेशंस, टाइम, डेज, एक्टिविटी एक्स एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस पे एक्टिविटी, और यहाँ पर डेज। ठीक है, यहाँ पे हम एक्टिविटी अपना लेते हैं। एक्टिविटी को हम जो कैसे शो करते थे? हॉरिजॉन्टल्स। ठीक है, और इसको हम हैचिंग करते थे। जो हमारा पहला जो हमारी वास्तविक अवधि है, वास्तविक अवधि, और इसको हम क्या बोलते हैं? आयोजित अवधि, और ये हमारी वास्तविक अवधि। ठीक है, वास्तविक अवधि हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पूरा कलर कर देते थे। मान लीजिए जैसे हमारा फाउंडेशन का काम चल रहा है, फाउंडेशन खुदाई का काम चल रहा है। कितने दिन का कार्य है? 5 दिन का। अगर ये काम जो है हमारा 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तब तो हम डायग्राम पूरा हमारा कैसे बनेगा? पूरा कंप्लीट ऐसे बनेगा। अगर मान लीजिए जो वास्तविक अवधि थी, आयोजित अवधि थी, उससे कम 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो क्या, हमारी जो एक्टिविटी थी वो बहुत जल्दी आयोजित अवधि से कंप्लीट हो गई। तो हम इसमें यही चीज़ हम इसमें दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए अब भाई इतना याद रखिए, एक्टिविटी को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, और डेज को हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हमारी चल रही, मान ली फाउंडेशन खुदाई का काम चल रहा है, 5 दिन का है, लेकिन वो काम हमारा कितने दिन में हो गया? 4 दिन में हो गया। ये दोनों चीज़ हम इस पर
इस पे क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो इसको हम शो करने के लिए इसमें हैचिंग करते हैं, और इस वाले में जो हम क्या करते हैं, पूरा कलर कर देते हैं, ठीक है, किसी भी कलर से हम कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी तो अवधि थी कितने दिन की, 5 दिन की थी, और इसकी जो हमने जो प्रोजेक्ट को अपने कंप्लीट कर लिया, कितने दिन में किया, 4 दिन में कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, ये वास्तविक अवधि है, ये आयोजित अवधि है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या पता चलता है, तो हमें सिर्फ मेन एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। मेन एक्टिविटी कौन सी है, हम उसी को बार चार्ट में दर्शाते हैं, ठीक है। और जो मेन एक्टिविटी से पहले जो एक्टिविटी आती हैं उसको हम इसमें नहीं दर्शा पाते हैं, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है, उसके लिए माइलस्टोन चार्ट का हम यूज करते हैं, जिसमें हम सब एक्टिविटी को भी हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे दोनों होगा, बार चार्ट होगा और माइलस्टोन चार्ट होगा। बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट जो है, जो इसमें बार चार्ट में क्या थे, डिसएडवांटेज वगैरह थी, जो अशुद्धि थी, वो इसमें इसको सुधारा गया है, ठीक है। तो बना है ये माइलस्टोन चार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बार चार्ट के मुख्य दोष कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे बार चार्ट का क्या आ गया, डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। पहला, उपक्रियाओं का चित्रण ना होना, ठीक है। उपक्रियाएँ हमने बताया, उपक्रियाएँ इसमें हम नहीं दिखा सकते थे, इसमें जो हम सिर्फ मेन एक्टिविटी को ही दिखाते थे, ठीक है। अब चलो, संपूर्ण प्रगति का ना दिखना, संपूर्ण प्रगति इसमें नहीं दिखती है, ठीक है, सिर्फ मेन एक्टिविटी दिखती थी। यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी दिखती है। विभिन्न क्रियाओं की आपसी निर्भरता का अभाव, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, एक दूसरे एक्टिविटी पे ये आपसी में निर्भरता का अभाव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, चारों होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्या है, IS 7272 किससे संबंधित है। ये जो है हमारा IS 727, ये जो है श्रम अनुसूची से संबंधित है, ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है 10वां क्या है, 20,000 से कम कार्य को निम्न श्रेणी में किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। देखो, एक तो होता है 20,000 से अगर लेस है, ठीक है, या फिर 20,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में है, या ग्रेटर देन 1 लाख है, ठीक है। ये होता है माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, या हैवी प्रोजेक्ट भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। माइनर प्रोजेक्ट में जो आता है, जो लघु परियोजना वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं वो माइनर में आते हैं, ठीक है। और जो अल्प परियोजना में जो आता है हमारा, ये वाला आ जाता है 20,000 से 1 लाख तक का। और मुख्य परियोजना में जो होता है हमारा, ये ग्रेटर देन 1 लाख, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 लाख से अधिक के मूल्य परियोजना आते हैं, ये आते हैं मुख्य परियोजना में आते हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर बताया था आपसे, एक ग्रेटर देन 1 लाख होगा तो किस में आएगा, वो मुख्य परियोजना में आएगा, ठीक है। हैवी प्रोजेक्ट में आएगा। बार चार्ट उपयुक्त है। बार चार्ट जो सिर्फ बनाया जाता है, बार चार्ट जो है वो सिर्फ किसके लिए, लघु परियोजना, छोटे प्रोजेक्ट के लिए होता है। बड़े प्रोजेक्ट को हम इसमें नहीं दिखा सकते। बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, नेटवर्क वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसको बार चार्ट का प्रयोग सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए क्या क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए सबसे पहले कौन सा तरीका प्रयोग हुआ था। सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए सबसे पहले बार चार्ट ही आया था, ठीक है। बार चार्ट सबसे पहले आया था। बार चार्ट को किसने बनाया था, हेनरी एल गैंट ने बनाया था, ठीक है। और बार चार्ट को हम कैसे बनाते हैं, वाई एक्सिस पे हम एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक, कौन सी एक्टिविटी है, या एक्टिविटी को हम संक्रियाएँ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डेज आता है, ठीक है। इसको हम ओरिजेंटल क्या होता है, पैरेलल दिखाते हैं, इसमें ओरिजेंटल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम दिखाते हैं एक्टिविटी को। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, बार चार्ट। तो हम चलते हैं, रेलवे परियोजना आती है। रेलवे परियोजना जाहिर सी बात है किस में आएगी, रेलवे परियोजना क्या है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं,
लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, तो ये किस में आएगा, ये आएगा भारी निर्माण में आएगा। हल्के निर्माण में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। हल्के निर्माण में हाउसिंग वगैरह का आ सकता है, औद्योगिक निर्माण में क्या, जहाँ इंडस्ट्री में बिल्डिंग वगैरह बनती है वो तो उसमें आएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा यहाँ भारी निर्माण होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आवासीय भवन आते हैं। आवासीय भवन जो आएंगे किस में आएंगे, हल्के निर्माण में आएंगे, जाहिर सी बात, ठीक है। भारी निर्माण में तो ये नहीं आएंगे। भारी निर्माण में रेलवेज वगैरह आ जाएगा, ब्रिज वगैरह आ जाएगा, डैम वगैरह आ जाएगा आपका, ठीक है, और हाईवेज वगैरह आ जाएंगे, ये सब भारी निर्माण में आ जाएगा, ठीक है। निर्माण के प्रथम चरण में होता है, निर्माण के प्रथम चरण में क्या होता है, आइए देखते हैं। निर्माण के प्रथम चरण में होता है एस्टीमेट बनाना। पहले चरण में एस्टीमेट बना लोगे, कैसे आप एस्टीमेट बना ही नहीं सकते जब तक आप प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, ठीक है। एस्टीमेट कैसे बनेगा, एस्टीमेट जब प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगी, उसकी ड्राइंग बन जाएगी, तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसका एस्टीमेट निकलेगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत होगा। कार्यस्थल का सर्वे करना, नहीं, पहले ही जाके आप पहला चरण क्या होगा, जाके डायरेक्ट आप सर्वे कर लेंगे, जब तक आप पास नहीं कराओगे प्रोजेक्ट को, पहले जाके सर्वे नहीं करोगे। तो कार्य प्रस्ताव की मंजूरी, जब कार्य प्रस्ताव की मंजूरी मिल जाएगी तब जाके आप सर्वे करेंगे उसका फिर उसका प्लानिंग करेंगे, ड्राइंग बनवाएंगे। जब ड्राइंग वगैरह बन जाएगी तब उसका एस्टीमेट निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्य प्रस्ताव की मंजूरी, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना, निर्माण का प्रथम चरण क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, ठेका प्राप्ति के पूर्व ठेका प्राप्ति के पूर्व किया जाता है, ठेका प्राप्ति से पहले क्या किया जाता है, आइए देखते हैं। परियोजना की लागत का अनुमान, ठीक है, परियोजना का लागत का अनुमान होना चाहिए, ठीक है। ठेका जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर ठेका लेने जाएगा तो उसको जाहिर बात पता होगा, ये 15 लाख का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो ये तो उसको पता होगा, तभी तो वो लेगा प्रोजेक्ट को। स्थल का चयन, जाहिर सी बात है, जहाँ पे बनना है उसका भी चयन होना चाहिए। डिजाइन को अंतिम रूप से स्वीकृति, जो डिजाइन वगैरह जो होगी उसको अंतिम रूप से स्वीकृति मिल जाएगी, तभी तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, बनाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब हम अंतिम रूप से भूमि का चयन किसके द्वारा होता है, विभाग के प्रतिनिधि द्वारा, स्थानीय अधिकारी द्वारा, या फिर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, या सभी के द्वारा, ठीक है। जो वहाँ पे क्या होगा, जो इसका क्या होगा, विभाग का जो प्रतिनिधि द्वारा वो होगा, स्थानीय अधिकारी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, तो इन तीनों के द्वारा अंतिम रूप से भूमि का चयन किसके द्वारा होता है। जहाँ पे मान लीजिए किसी सिटी में जो प्रोजेक्ट बन रहा है, तो जो वहाँ का डीएम वगैरह होगा वो भी उसको पास करेगा, स्थानीय अधिकारी जो होगा वो भी पास करेगा। जिस शहर में बन रहा है, जो विभाग के प्रतिनिधि द्वारा जो मान लीजिए CPWD काम करवा रही, तो उसके द्वारा भी उसका क्या होगा, उसका भूमि का चयन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो सभी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, परियोजना में ठेकेदार की भूमिका होती है। परियोजना में जो है ठेकेदार की भूमिका होती है। ठेकेदार जो है काम करवाता है, वो क्या काम किस लिए करवाता है, पैसा कमाने के लिए। जो ठेकेदार का कितना होता है, 10% प्रॉफिट होता है, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट में। तो ये वैवाहिक प्रतिष्ठान कराने के लिए यहाँ पे मालिक तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति तो होता ही है, उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता, तो वह उसका व्यावसायिक प्रतिष्ठान होता है, ठीक है, अपना वो कार्य करता है, ठीक है। कार्य किस लिए करता है, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। निर्माण से पहले तकनीकी योजना का उद्देश्य होता है निर्माण से एस्टीमेट तैयार करना, निर्माण कार्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त स्रोत का निर्धारण, क्रियावधि के समय आने वाली बाधाओं का पूर्व अनुमान लगाना, ठीक है। निर्माण से पहले तकनीकी योजना का उद्देश्य होता है, ये डी होगा हमारा, सभी होंगे। एस्टीमेट तैयार करना भी होगा, निर्माण कार्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त स्रोत का निर्धारण करना, जो भी निर्माण कार्य को कंप्लीट करने के लिए उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसको कंप्लीट करना, और क्रिया अवधि के समय आने वाले बाधाओं को, जो भी अगर प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, तो उसको भी पूर्व अनुमान होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आज ये 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अगर ये
क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का पता चल सके। ठीक है, ओके, थैंक्स।